जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़े थे और वहाँ पर हम आपको किडनी का स्ट्रक्चर बताए थे। फिर किडनी में हम आपको बताए थे लास्ट में कि किडनी का जो निर्माण होता है वो अनेक कुंडलित नलिकाकार रचनाओं के द्वारा होता है और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन, प्रत्येक किडनी में जो नेफ्रॉन का संख्या होता है वो लगभग 10 लाख के बराबर होता है और किडनी के अंदर होने वाले सभी प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं वो नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होती हैं। इसीलिए नेफ्रॉन को हम लोग बोले थे कि नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे वृक्क का, किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो नेफ्रॉन का संरचना पढ़ना है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखना है। तो हेडिंग डालिए नेफ्रॉन की संरचना और उसको बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। प्रत्येक जो नेफ्रॉन का शुरुआत होता है वो इस प्रकार के प्याले जैसी रचनाओं से होता है और ये जो प्याले जैसी रचना आपको दिखाई दे रहा है नेफ्रॉन का प्रारंभ में, इस रचना को हम लोग बोलते हैं बोमन संपुट। बोमन संपुट कहते हैं और इसी से किसी भी नेफ्रॉन का क्या होता है, शुरुआत होता है। अब ये जो बोमन संपुट है इसी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स का, रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है। रक्त कोशिकाओं का घना जाल मौजूद होता है इसी बोमन संपुट में। और ये जो घना जाल है यहाँ पर जो इस बोमन संपुट में मौजूद है, इस घने जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो पूरा भाग है जो बोमन संपुट के अंदर मौजूद है इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसका निर्माण जो होता है वो धमनियों के द्वारा होता है। एक यहाँ पर ये जो मोटा वाला धमनी बनाए हैं इसको बोलते हैं हम लोग अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी कहते हैं। और ये जो ऊपर पतला वाला आपको दिखाई दे रहा है इसको अपवाही धमनी बोलते हैं। अपवाही धमनी बोलते हैं इसको। ये इसका रेडियस अलग अलग क्यों है, एक मोटा है एक पतला है, ऐसा इसलिए है कि जब इधर से ब्लड इधर यहाँ पर जाए तो जितना मात्रा में इधर से ब्लड इंटर करे उतना ही ब्लड इधर बाहर ना निकल जाए। क्या हुआ कि दोनों अगर बराबर बराबर रहेगा तो जितना ब्लड इधर से इसमें इंटर करेगा उतना ही ब्लड इधर से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर ब्लड रुकेगा नहीं और जब रुकेगा नहीं तो वहाँ पर रक्त छनेगा नहीं, ब्लड छनेगा नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए इसका रेडियस जो होता है वो अलग अलग होता है। जितना ब्लड इधर से इंटर करे उतना ब्लड इधर से निकलता नहीं है तो ब्लड यहाँ पर रुकता है और जब यहाँ पर ब्लड रुकता है तो रक्त से उत्सर्जित पदार्थ यहाँ पर क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये हो गया पूरा बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस। अब ये जो नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन में एक जो ये जो भाग है एक इसको समीपस्थ कुंडलित भाग बोलते हैं या समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। और दूसरा ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको, ये बोमन संपुट से दूर है तो इसको दूरस्थ कुंडलित भाग बोलते हैं। तो हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है समीपस्थ कुंडलित भाग या नलिका भी कह सकते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीसीटी। और दूसरा जो भाग होता है इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित भाग। दूरस्थ कुंडलित भाग या शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीसीटी। पीसीटी का अंग्रेजी नाम होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और डीसीटी का होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अंग्रेजी आपको याद रखना है, सिर्फ हिंदी में जानिए। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका दो भाग होते हैं नेफ्रॉन में और दोनों नलिकाओं के बीच में ये आपको यू आकार के जो रचना दिखाई दे रहा है, इस यू आकार के रचना को हम लोग बोलते हैं हेनले। एक साइंटिस्ट का नाम है पास, हेनले पास बोलते हैं। इसके भी दो भुजाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे हम लोग तब। इसके बाद ये देखिए दूरस्थ कुंडलित भाग है वो आगे एक नलिका में खुल रहा है और इस नलिका को हम लोग बोलते हैं संग्राहक। संग्राहक नलिका बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ये है संग्राहक नलिका। अब ये अपवाही धमनी जो होता है यहाँ से एक पतली शिराएं बाहर निकलती हैं, ठीक है। और ये जो पतली शिरा जो बाहर निकल रहा है ये हमारे नेफ्रॉन को चारों ओर से क्या कर ले रहता है, घेरे हुए रहता है। और यहाँ पर आकर के हेनले पास के पास आकर के ये क्या करता है, एक यू आकार के रचना का निर्माण करता है। और ये जो यू आकार का रचना जो रक्त कैपिलरीज के द्वारा, रक्त केशिका के द्वारा हो रहा है, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा कहते हैं। अब ये जो वासा रेक्टा होता है वो नेफ्रॉन को चारों ओर से लपेटे रहता है, घेरे हुए रहता है। तो ये घेरे हुए है, इसका कारण काम क्या है,
कि इसका काम होता है ये हमारे जब इधर से यूरिन पास होता है तो उसमें मौजूद जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, आवश्यक पदार्थ उसमें जो मौजूद होते हैं, उन आवश्यक पदार्थों का ये क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ये आपका एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और इसी प्रकार के लगभग 10 लाख जो नेफ्रॉन होते हैं वो किडनी में मौजूद होते हैं। तो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाइए, फिर इसके बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं। हम बारी बारी से लिखेंगे, ठीक है। अभी बताएं कि इस प्रकार के प्रत्येक नेफ्रॉन जो होता है उसका शुरुआत इस प्रकार की रचना, प्याले जैसी रचना से होता है। तो लिखिए बारी बारी से, प्रत्येक नेफ्रॉन की शुरुआत, प्रत्येक नेफ्रॉन की शुरुआत प्याले जैसी रचना से होती है, प्याले जैसी रचना से होती है, जिसे क्या कहते हैं, बोमन, जिसे बोमन संपुट कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। अभी बताएं कि इसी बोमन संपुट में क्या होता है, रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है और ये जो रक्त कोशिकाओं का घना जाल मौजूद है इस बोमन संपुट के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, बोमन संपुट में रक्त कोशिकाओं का कोशिका नहीं, केशिका, ध्यान रखना, केशिका होता है, ब्लड कैपिलरी, कोशिका नहीं होता है। रक्त केशिकाओं का घना जाल मौजूद होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब देखिए ये तो रक्त केशिकाओं का घना जाल जो उसको ग्लोमेरुलस कह रहे हैं और ये जो प्याले जैसी रचना है इसको क्या बोल रहे हैं, बोमन संपुट बोल रहे हैं। और दोनों को जब हम लोग को सम्मिलित रूप से बोलना होगा तो इन दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन कोश कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखाएगा, बोमन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मेल्पिगियन, एक साइंटिस्ट का नाम है, मेल्पिगियन कोश कहा जाता है। अब बताए थे कि नेफ्रॉन जो ये जो बोमन संपुट, तो इसी बोमन संपुट में क्या होता है, ये जो एक समीपस्थ कुंडलित भाग होता है और एक समीपस्थ कुंडलित भाग और दूसरा कौन सा भाग होता है, दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट उसके बारे में लिखेंगे, ब्रीक नलिका नेफ्रॉन में, ब्रीक नलिका को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में एक समीपस्थ कुंडलित भाग, समीपस्थ कुंडलित भाग को शॉर्ट में हम लोग पीसीटी कहे थे, एवं एक दूरस्थ कुंडलित भाग जिसको शॉर्ट में हम लोग डीसीटी कहे थे, दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। इसको आप पहले क्या करिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेफ्रॉन के पीसीटी एवं डीसीटी, पीसीटी का मतलब समीपस्थ कुंडलित भाग और डीसीटी का मतलब दूरस्थ कुंडलित भाग के मध्य एक पतली यू आकार के, और 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है हेयर पिन आकार के, तो हम लोग यहाँ पर यू आकार के ही याद रखेंगे कि मध्य एक यू आकार के पतली नलिका होती है, पतली नलिका होती है, जिसे हेनले पास कहते हैं, जिसे हेनले पास कहते हैं।
इस प्रकार के जो नलिका था दोनों के बीच में, पीसीटी और डीसीटी के बीच में ये जो नलिका है, इसी नलिका को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेनले पास कर रहे हैं। अब देखिए ये जो दूरस्थ कुंडलित भाग है ये आगे जाकर के सामान्य नलिका में खुल रहा है, और ये जो सामान्य नलिका जिसमें दूरस्थ कुंडलित भाग आकर के खुलता है, इस नलिका को हम लोग क्या बोलते हैं, संग्राहक नलिका बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, नेफ्रॉन का दूरस्थ कुंडलित भाग, कुंडलित भाग एक सामान्य नलिका में खुलता है, सामान्य नलिका में खुलता है, जिसे संग्राहक नलिका कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, संग्राहक नलिका कहते हैं। तो यहाँ तक ये नेफ्रॉन के बारे में था। इसको क्या करना है, डायग्राम बनाने के बाद इसको लिख लेना है, और लिखने के बाद क्या करना है, पढ़ते जाना है लिखावट, और उसके बाद उस डायग्राम में खोजना है और समझना है कि कहाँ पर ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। तो इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो किडनी के काम पढ़ना है, किडनी के कार्य पढ़ना है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो किडनी के कार्य में हम लोग पढ़े थे कि जनरली हमारे शरीर में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रिया होते हैं, और जब उपापचयी क्रिया होता है तो उस दौरान क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ अलग होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ अलग होते हैं। तो वो जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वो हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, रक्त में मौजूद होते हैं। तो रक्त में वो मौजूद है तो रक्त से शरीर के अलग अलग भागों में वो घूमते रहेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर को परेशानी होगा। तो उस रक्त में मौजूद जो उत्सर्जी पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, उनको छान करके अलग करने का जो काम करता है वो कौन करता है, किडनी करता है। तो किडनी का मुख्य काम क्या हो गया कि ये रक्त में मौजूद उत्सर्जी पदार्थ या नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं उनको छान करके अलग करता है। इसमें लिख सकते हैं किडनी के कार्य में, किडनी रक्त में मौजूद उत्सर्जी पदार्थों या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थों को छानकर अलग करता है। अब किडनी जो है वो रक्त से उत्सर्जी पदार्थ को छान करके अलग कर रहा है, और किडनी में ये जो काम होता है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में पूर्ण होता है। तो 3 चरण कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, किडनी में रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को अलग करने की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। 3 चरणों में क्या होती है, पूर्ण होती है। कौन कौन से चरण हैं, जो इस प्रकार इसे लिख सकते हैं, जो इस प्रकार हैं, वो कौन कौन है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलर पुनरावशोषण, और थर्ड जो होता है वो होता है ट्यूबुलर स्रवण। ये 3 चरणों में पूर्ण होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनरावशोषण और ट्यूबुलर स्रवण। और ये तीनों चरणों में होता क्या है, तो रक्त में जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, उनको छान करके क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, और जो उत्सर्जी पदार्थों में आवश्यक पदार्थ आ जाएंगे उनका पुनः क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। तो इसको पहले आप नोट करिए, इसके बाद इसके आगे के काम आगे देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है।
तो हम लोग अभी पढ़े ग्लोमेरुलस क्या होता है। तो बोमन संपुट में उपस्थित रक्त कोशिकाओं के जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और उसी ग्लोमेरुलस द्वारा जब रक्त से उत्सर्जित पदार्थों को अलग किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहेंगे। अभी समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं। बोमन संपुट में उपस्थित ग्लोमेरुलस द्वारा रक्त से उत्सर्जित पदार्थों को अलग करने की विधि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहलाती है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहलाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जनरली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में ये रहा बोमन संपुट, यहाँ पर था इस प्रकार से रक्त कोशिकाओं का घना जाल, और उस घने जाल को हम लोग क्या बोले थे, ग्लोमेरुलस बोले थे। तो किडनी में जो भी ब्लड धमनी के द्वारा आता है, कौन धमनी के द्वारा, रीनल धमनी के द्वारा, तो वो ब्लड जो होता है वो इस अभिवाही धमनी के द्वारा क्या होता है, बोमन संपुट में या ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है। यहाँ से ब्लड इधर से होकर के जाएगा, यहाँ पर ब्लड क्या होगा, रुकेगा। जब रुकेगा तो इसमें मौजूद जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इधर की ओर आ जाते हैं, बोमन संपुट में आ जाते हैं। कौन कौन से उसमें मौजूद होंगे, तो यूरिया होगा, ठीक है, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज उत्सर्जित पदार्थ नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रक्त से सभी प्रकार के पदार्थों का क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, चाहे वो आवश्यक पदार्थ हो या अनावश्यक पदार्थ हो। तो यूरिया है, ग्लूकोज है, वाटर होगा, जल होगा, ठीक है। कई प्रकार के आयन होते हैं, सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है। ये सब आयन भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अवशोषित हो जाते हैं, यहाँ पर छन जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट होता है। ये सब का सब क्या है, रक्त में मौजूद है। और यहाँ पर ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त से इन सभी पदार्थों को छान करके कहाँ पर भेज देता है, इस बोमन संपुट में, और पहला भाग पीसीटी में भेज देता है। अब रक्त जो है वो छन गया, तो छनने के बाद जो रक्त है वो शुद्ध रक्त जो है वो इधर से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है वो क्या कर रहा है कि रक्त से सभी पदार्थों को छान करके अलग कर दे रहा है। और बोमन संपुट में उपस्थित ग्लोमेरुलस द्वारा रक्त से उत्सर्जित पदार्थों को अलग करने की विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, तो ये जो ग्लोमेरुलस है वो रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, हम लोग पढ़े थे कि 3 प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजिन होता है, हिपेरिन होता है, और एक और कोई प्रोटीन होता है, ध्यान पर नहीं है। तो वो जो 3 प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, तो वो 3 प्रोटीन को ये क्या कर रहा है, वहां से अलग कर रहा है, और सॉरी उनको छोड़ करके बाकी सभी पदार्थों को ये रक्त से क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से। तो यहीं पर लिखेंगे हम लोग कि ग्लोमेरुलस रक्त में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर बाकी सभी पदार्थों को रक्त से अलग कर देता है। इसलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि
ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, या ये सीधे सीधे पूछा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है कि जब रक्त का फिल्ट्रेशन कहाँ पर हो रहा है, ग्लोमेरुलस में जब रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, रक्त जब छनने की क्रिया हो रही होती है, उस दौरान क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस है वो रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके बाकी सभी अन्य पदार्थों को रक्त से क्या कर देता है, अलग कर देता है, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब बात करते हैं कि हम लोगों में जो ग्लोमेरुलस द्वारा किडनी में जो रक्त छनने का काम होता है वो कितना होता है। 1 मिनट में हमारा जो किडनी है, जो ग्लोमेरुलस होता है, वो 125 ml रक्त को क्या कर लेता है, छान लेता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो क्या होता है, GFR। GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, अर्थात हमारा किडनी जो है, हमारा ग्लोमेरुलस जो है वो 1 मिनट में कितना ब्लड को छानता है, तो ये होता है 125 ml पर मिनट। ग्लोमेरुलस द्वारा 1 मिनट में कितना ब्लड छनता है, 125 ml ब्लड छनता है, और अगर एक दिन की बात करें तो 180 लीटर छनता है। हमारा किडनी जो है वो एक दिन में कितना ब्लड छानता है, 180 लीटर। अब सोच रहे होंगे लोग कि 180 लीटर तो ब्लड होता ही नहीं है, इतना कहाँ से छानेगा, तो वो जो 5 लीटर ब्लड, 4.5 लीटर या 5 लीटर जो भी ब्लड आपके शरीर में होता है, उसी ब्लड को बार बार छानता है, और ये आंकड़ा एक दिन में कितना हो जाता है, 180 लीटर हो जाता है। तो ये इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग चरण। दूसरा जो चरण होता है वो है ट्यूबुलर पुनरावशोषण। ये ट्यूबुलर पुनरावशोषण क्या होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। जब फिल्ट्रेट ब्रिक नलिकाओं से, जब फिल्ट्रेट ब्रिक बोले तो किडनी, और नलिका का मतलब ब्रिक नलिका अगर बोले तो नेफ्रॉन, ब्रिक नलिकाओं से होकर गुजरता है तो फिल्ट्रेट में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का अवशोषण हो जाता है, इस प्रकार ब्रिक नलिकाओं द्वारा फिल्ट्रेट से आवश्यक पदार्थों का अवशोषण ट्यूबुलर पुनरावशोषण कहलाता है। ट्यूबुलर पुनरावशोषण कहलाता है। अभी बताए थे कि यहाँ पर ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त से प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके सभी को अलग कर देता है, चाहे वो आवश्यक हो या उत्सर्जित पदार्थ हो, और सबको अलग करने के बाद वो कहाँ पर भेज देता है, ब्रिक नलिकाओं में, पीसीटी में आ जाता है। कुछ जो है वो यहाँ पर हेलने पास में आ जाएंगे, और कुछ जो है वो डीसीटी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से क्या होगा, तो यहाँ से जो अलग होगा तो यहाँ पर कई चीज़ होंगे, उसमें यूरिया होगा, अभी बताए थे, ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, प्रोटीन होगा, ठीक है, सॉल्ट होगा, नमक या जल होगा, और साथ साथ कई प्रकार के आयन होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोनियम, ये सब आयन इसमें मौजूद होते हैं। ये सब पदार्थ जो है, जिसमें हानिकारक पदार्थ कौन है, आपका यूरिया है, इसको बाहर निकालना है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे आवश्यक पदार्थ भी क्या हो गए हैं, छन गए हैं, और ये सब के सब यूरिन में मौजूद हैं। तो ये पदार्थ जो है जब यूरिन के साथ इस नलिकाओं से होकर के गुजरते हैं तो इनमें से इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ज़्यादातर जो अधिकांश जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सभी का जो अवशोषण हो जाता है वो यहाँ पर पीसीटी में होता है। वो जानना आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ याद रखना है। तो यहाँ पर पीसीटी में क्या होता है, आवश्यक पदार्थ जो होते हैं उनका अवशोषण आता है। अब देखिए इस यूरिन में क्या क्या बच रहा है, जल बच रहा है, यूरिया बच रहा है, और सॉल्ट बच रहा है। अब ये पीसीटी से बाहर निकलेंगे और कहाँ पर आएंगे, इस हेलने पास में आएंगे। तो हेलने पास जो होता है वो उस यूरिन में मौजूद जो नमक
होता है, सॉल्ट होता है, उसका क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। अब बचा दो चीज, यूरिया और कौन, जल बचा, और ये पहुंचते हैं कहाँ पर, डीसीटी में, और डीसीटी उनमें से लगभग 99% जो जल, जितना भी यूरिन बना है उसमें से 99% जल को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसका कारण क्या है कि अगर मान लीजिए बार बार यूरिन सभी के सभी जल को यूरिन में छोड़ दिया जाए तो यूरिन के द्वारा शरीर से अधिक मात्रा में जल जो है वो बाहर निकल जाएगा, और उस स्थिति में हमारे शरीर में जल की कमी हो जाएगी और हम जो हैं वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए जो डीसीटी क्या करता है, यूरिन में मौजूद जितने भी जल होता है उसका लगभग 99% जो जल होता है उसका अवशोषण कर लेता है। अब बचा क्या है, यहाँ पर 1% जल बचा, और कौन बचा, यहाँ पर यूरिया बचा, दो चीज। और ये जो 1% जल और यूरिया है वो आगे कहाँ पर जाएंगे, संग्राहक नलिका में, और संग्राहक नलिका कहाँ पर खुलते हैं, रीनल पिरामिड में खुलते हैं। किडनी की आंतरिक संरचना हम जहाँ पर बनाए थे वहाँ पर, तो वो रीनल पिरामिड में खुलते हैं। और आपको मालूम है कि रीनल पिरामिड जो है वो पेल्विस में खुलता है, और पेल्विस के आगे वाला भाग हाइलम है, और हाइलम से यूरेटर बाहर निकलता है जो उस यूरिन को लेकर के कहाँ पर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में वो जो यूरिन होता है वो स्टोर होते हैं, और समय समय पर वहीं से यूरेथ्रा के द्वारा वो क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि जब फिल्ट्रेट जो है वो ब्रिक नलिकाओं से होकर के गुजर रहा है, उसी दौरान ब्रिक नलिकाएं जो है उनमें से आवश्यक पदार्थों का क्या कर ले रहे हैं, अवशोषण कर ले रहे हैं। वही लिखे हैं हम यहाँ पर कि जब फिल्ट्रेट ब्रिक नलिकाओं से होकर गुजरता है तो फिल्ट्रेट में उपस्थित जो आवश्यक पदार्थ का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, और इस प्रकार ब्रिक नलिकाओं द्वारा फिल्ट्रेट से आवश्यक पदार्थों का जो अवशोषण होता है उस अवशोषण को हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबुलर पुनरावशोषण करते हैं। तो ये आपका किडनी का सेकेंड चरण है काम करने का, और थर्ड चरण जो होता है वो होता है ट्यूबुलर श्रवण होता है। तीसरा ट्यूबुलर श्रवण। श्रवण का मतलब होता है किसी चीज को श्रावित करना, किसी चीज को डालना, ठीक है, श्रावित करना। तो देखिए ट्यूबुलर श्रवण बताए अभी हम आपको कि पूरे शरीर का जो उत्सर्जी पदार्थ बन रहा है उसको कौन अलग कर रहा है, किडनी अलग कर रहा है, ब्रिक नलिकाएं अलग कर रहा है। तो अगर मान लीजिए ब्रिक नलिकाएं भी जो काम कर रहे हैं तो उनके अंदर भी क्या होता है, कई प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि वहाँ पर कई तरह के आयन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, तो उन सभी आयन को या उत्सर्जी पदार्थ जो ब्रिक नलिकाओं में बन रहे हैं वो ब्रिक नलिकाएं उसी में क्या कर देता है, छोड़ देता है। जो फिल्ट्रेट यूरिन बाहर निकल रहा है उसी में छोड़ देता है। इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, श्रावित कर रहा है उसके पास जो भी उत्सर्जी पदार्थ है। ऐसे समझ सकते हैं इसको सिंपली कि कोई कचरा जो उठाने वाला जो है वो पूरे शहर का कचरा उठा रहा है, तो अपने घर के कचरा उठाने के लिए वो दूसरा बाहरी आदमी को थोड़ा लगाएगा, वो क्या करेगा कि उसी के साथ अपने घर के कचरा को भी एक साथ उठा करके क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। तो वही होता है यहाँ पर कि ये जो है जब शरीर के अलग अलग भागों में उत्पन्न होने वाले उत्सर्जी पदार्थों को लेकर के यूरिन के रूप में बाहर निकल रहा होता है, तो उसी दौरान ये जो ट्यूबुलर ब्रिक नलिकाएं जो नेफ्रॉन होता है वो इसके अंदर मौजूद जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो उसी फिल्ट्रेट में क्या कर देता है, श्रावित कर देता है। और इस प्रकार ब्रिक नलिकाओं द्वारा फिल्ट्रेट में उत्सर्जी पदार्थों को श्रावित करना क्या कहलाएगा, ट्यूबुलर श्रवण कहलाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखाएगा इसमें कि ब्रिक नलिकाओं द्वारा फिल्ट्रेट में, फिल्ट्रेट किसको बोल रहे हैं, यूरिन को बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट में उत्सर्जी पदार्थों को श्रावित करने की विधि ट्यूबुलर श्रवण कहलाता है। ट्यूबुलर श्रवण कहलाता है, ट्यूबुलर श्रवण कहलाता है। तो ये है आपका ट्यूबुलर श्रवण किडनी के काम। तो किडनी के कार्य आता है एग्जाम लिखने के लिए कि ब्रिक के किडनी के कार्य लिखे। तो किडनी का मुख्य काम क्या है, रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को अलग करना, और ये काम जो होता है वो कितने चरणों में पूर्ण होता है, 3 चरणों में। पहला चरण कौन था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जहाँ पर ग्लोमेरुलस जो होता है वो रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को अलग कर लेता है, लेकिन वहाँ पर वो क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर के सभी को अलग कर लेता है, इसलिए उसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद जब फिल्ट्रेट जो है वो ब्रिक नलिकाओं से गुजर रहा होता है तो ब्रिक नलिकाएं क्या करती है, उसमें मौजूद जो आवश्यक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के लिए उन सभी का पुनः से
अवशोषण कर लेता है। और वृक्क नलिकाओं द्वारा जब उनका अवशोषण होता है तो उसको ट्यूबुलर अवशोषण कहते हैं। और जब वृक्क नलिकाएं जो है उनमें बनने वाले उत्सर्जित पदार्थों का स्रवण उसी फिल्ट्रेट में करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर स्रवण बोलते हैं। तो ये है आपका किडनी का कार्य, इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है किडनी के कार्य के बाद जो यूरिन बनता है, ठीक है, तो वो यूरिन में क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं, यूरिन का बनावट पढ़ना है। यूरिन हम लोग मूत्र को बोल रहे हैं और उसका बनावट हम लोग को पढ़ना है कि उसमें क्या क्या कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे यूरिन का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।